इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपस में रिलेशनशिप की, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है। इलेक्ट्रो को रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और मैग्नेटिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है मकनातीसियत, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है। इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो हैं ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप मैग्नेटिज्म से जुदा नहीं कर सकते, और मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करती हैं। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी डिवाइसेस और अप्लाइंसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसे कि मोटर्स। इसके अलावा और भी मॉडर्न हमारे पास बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ है, जैसे कि रिकॉर्डर्स जो हैं स्टिल अभी भी हम डाटा की रिकॉर्डिंग के लिए, डाटा की स्टोरेज के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इस्तेमाल करते हैं। तो जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या चीज़? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम वो तमाम ऑब्जर्वेशंस और लॉज को स्टडी करेंगे जिनका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ है। हमारे पास ये बुक में चैप्टर नंबर है जी हमारा 14। नेक्स्ट पे अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कि जी करंट की सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है हम वो स्टडी करने जा रहे हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। इसके लिए बड़ा एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। और ऑस्टेड साहब ने फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया कि जी अगर आप किसी वायर को जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है किसी कंपस निडल के करीब लेकर जाएं, तो जो कंपस निडल है वो करंट के फ्लो की वजह से उसमें रोटेशन जनरेट होगी। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में सिंपली ऑस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया कि करंट की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, कि करंट जो है वो लीड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, कि जहां पर हमारे पास करंट होगा वहां पर मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उस रीजन में लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगी। ये हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट को जरा डिटेल से स्टडी करते हैं कि जी अगर मेरे पास एक बैटरी है जिसको मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक अदद स्विच नजर आ रहा है जी। अब जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि करंट जो है ये फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर बी से ए की तरफ। और इस करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपस निडल रखी हुई है। अब इस करंट कैरिंग वायर में से जब करंट फ्लो करेगा तो हम क्या नोट करेंगे कि जो कंपस निडल का एरो है ये इस करंट के पैसेज की वजह से रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस केस के अंदर। जबकि जो दूसरा केस है उसमें हमारे पास क्या है कि बैटरी के टर्मिनल्स जो हैं वो हमने रिवर्स कर दिए हैं। अब की बार करंट फ्लो कर रहा है ए टर्मिनल से बी टर्मिनल की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो हम क्या नोट करते हैं कि अगेन कंपास निडल जो है वो रोटेट कर रही है, लेकिन इस दफा जो कंपास निडल की डिफ्लेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इन जनरल इसका मतलब क्या है? इन जनरल इसका मतलब ये है कि जो वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन जनरल सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स की फॉर्म में होती है।
और उसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो डिपेंड करती है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहां पर देखते हैं, करंट अगर बी से ए की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और अगर करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ डाउनवर्ड है तो हम ये नोट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अच्छा, अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा? जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हम क्या नोट करते हैं कि जो हमारे पास निडल है वो दोबारा से साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर जो है वो अलाइन हो जाएगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? जीरो हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसी वक्त तक है जब तक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही करंट जो है वो जीरो होगा, हम ये नोट करेंगे कि दोबारा से हमारी जो कंपास है उसकी अलाइनमेंट नॉर्थ पोल की तरफ जो है उसका एरो जो है वो हो जाएगा, यानी कि अब कोई सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड कब तक एग्जिस्ट करती है? जब तक हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा, यानी कि करंट का मैग्नेटिज्म के साथ बहुत ही ज्यादा गहरा ताल्लुक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी ना किसी तरह से लिंक करती हैं करंट से। और इन जनरल हमें याद रखना चाहिए कि करंट जो है वो तो चार्जेस के फ्लो से डिफाइन होता है। इसका मतलब है जब चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं तो उनकी मोशन जो है वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का सबब बनती है। क्या जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक जो है वो चार्जेस इन मोशन के साथ है, और जब भी चार्ज मूव करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या है भाई हमारे पास? आप अलाइन कर लें करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अपने राइट हैंड के थंब को। थंब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में अलाइन कर लिया सीधे हाथ का, तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये जो मुड़ती हुई उंगलियां हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। और बेटा ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी तरह से अगर आप सेकंड डायग्राम देखें जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखें तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो मुड़ती हुई उंगलियां हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि यहां पर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसी तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में राइट हैंड रूल को यूज करते हुए सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमेशा आपकी कर्लिंग फिंगर्स देगी राइट हैंड की, और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर एग्जिस्ट करती है किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड। इसे हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कब तक एग्जिस्ट करती है? मैग्नेटिक फील्ड बी सिर्फ तब तक है सराउंडिंग में जब तक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग। जैसे ही करंट जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी वैनिश हो जाएगी। नेक्स्ट अभी हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि जी अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उस कंडक्टर पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फोर्स अमल करेगी। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उनकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि करंट कैरिंग वायर है, उसकी सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है करंट आई की वजह से।
और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर इन नेचर है। अब अगर इस करंट कैरिंग वायर को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊं, अब ये यहां पर मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है जो कि इन जनरल यू शेप का एक मैग्नेट है, जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, जिसकी वन साइड वो नॉर्थ पोल को कोरिस्पॉन्ड करती है और सेकंड लेग जो है वो हमारे पास साउथ पोल को कोरिस्पॉन्ड करती है। और नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई। और इस रीजन में पर्टिकुलरली ये जो हॉर्सशू मैग्नेट का ये जो खास रीजन है, हम ये नोट करते हैं कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होती है। इसलिए हम ज्यादातर हॉर्सशू मैग्नेट के इस पर्टिकुलर रीजन को इस्तेमाल करते हैं एज अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपने किसी भी चीज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो इन जनरल हम इस रीजन को कोरिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कि जी हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू मैग्नेट के दरमियान में रखा हुआ है, जिसके एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो साउथ पोल है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डायग्राम में कि जी हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है उसका साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि ब्लैक कलर में दिखाई गई हैं नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। और अगर आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रख देते हैं, हमने इस वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, और वो जो वायर है वो आप रख देते हैं भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जब एक करंट कैरिंग वायर को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हम ये नोट करते हैं कि इस वायर पर फोर्स अमल करती है। इन जनरल हो ये रहा है कि अब यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो यहां पर लाजमी तौर पर सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है इस रीजन के अंदर, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेट है उसकी है। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। उस इंटरेक्शन के सबब हम क्या देखेंगे भाई, ये जो वायर है इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू होगी और ये वायर आहिस्ता 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 खुद ब खुद बाहर की तरफ चलेगी, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो उस पर फोर्स अमल करना शुरू हो जाती है भाई, कि जो फोर्स है ये अपवर्ड ही इस केस में क्यों लग रही है, ये डाउनवर्ड क्यों नहीं है। दो मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इन जनरल हो यहां पे ये रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल है वो जो वायर का नॉर्थ पोल है उसे रिपेल करता है और वायर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इस करंट, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स कैसे अमल करती है, ये फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, बेटा ये सब चीजें अभी पढ़ना बाकी हैं।